हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी का प्रीवियस पेपर लेके आए हैं जो ओरिजिनल पेपर का एनालिसिस कराया जा रहा है और ये सेशन कंटिन्यू चलता रहेगा। पर डे एक लेक्चर आएगा और आपको हम बता देते हैं कि इस चैनल से जुड़ने के लिए इसका टेलीग्राम भी एनपीएस स्टडी का ही एक टेलीग्राम भी है। इसका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डलवा देंगे, उससे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी लेक्चर कराया जाता है उसका पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है। तो इसी तरीक़ा से जुड़िए। और इस चैनल में करंट अफेयर्स भी चलाया जा रहा है और साथ में एसएससी का भी ओरिजिनल पेपर चलाया जा रहा है, चाहे तो एमटीएस हो या सीजीएल हो या सीएचएसएल हो। अभी वर्तमान में सीजीएल और एमटीएस का लेक्चर आ रहा है और जो भी कैंडिडेट रेलवे का तैयारी कर रहे हैं वो एनटीपीसी का करते रहिए जो हम करवा रहे हैं। और इसी तरीक़ा से ग्रुप डी का भी हूबहू ओरिजिनल पेपर हम लेके आएंगे और उसमें भी जो भी साइंस का पोर्शन लगेगा कि ना थोड़ा ज़्यादा लेंदी है तो उसको हम अलग सेशन लाएंगे जो स्पेशल जैसे न्यूमेरिकल पूछ लेता है तो उसका स्पेशल लेक्चर हम भी कराते रहेंगे जो 20 से 25 मिनट का रहेगा, उसमें हम न्यूमेरिकल कराते रहेंगे। बस इस चैनल से जुड़े रहिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। चलते हैं इस पहला प्रश्न पर देखेंगे। आज का लेक्चर जो शुरू होगा वो ओरिजिनल पेपर होगा 4/2/2021 का। 4/2/2021 का हम एनालिसिस देखेंगे। तो चलते हैं पहला प्रश्न पे। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न में बोला गया है कि 30 नवंबर 2020 को 30 नवंबर 2020 अगर हम बात करते हैं 30 नवंबर 2020 का तो ये है तो करंट अफेयर, उसको करंट में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इसको लाने का मेरा मेन पर्पस है आईएमएफ के बारे में बताना, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर हम बात करते हैं इसका तो 30 नवंबर 2020 को प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो अगर हम बता देते हैं आईएमएफ का तो इसका टोटल मेंबर अभी सदस्य वर्तमान में कितना है तो 190 है। इसका जो गठन हुआ था वो फाउंडेशन हुआ था 1944 में इसका गठन हुआ था और ये हुआ था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में इसका गठन हुआ था। साथ में इसका वर्ल्ड बैंक का भी स्थापना इसी के साथ हुआ था। तो आपसे पूछेगा कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का गठन कब हुआ था तो 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक का कितना मेंबर है तो इसका मेंबर 189 है, 189 सदस्य है। अगर ये दोनों का हेडक्वार्टर का बात करिएगा कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है तो हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में पड़ता है। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। अगर इसी में हम बात करेंगे तो इसमें जो आईएमएफ का अगर बात करेंगे तो हम बताएं कि इसका गठन हुआ था 1944 में ब्रिटेन वुड्स के अध्यक्षता में, वुड्स की अध्यक्षता में हुआ था। अगर इसी का बात करते हैं कि हेडक्वार्टर का तो हेडक्वार्टर हम बताएं वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर इसका हो गया। अगर न्यू मेंबर जो इसमें जुड़ा है वो जुड़ा है न्यू मेंबर साउथ सूडान। कौन जुड़ा है तो साउथ सूडान, इसमें नया मेंबर जुड़ा है साउथ सूडान। इसका सदस्य कितना टोटल है तो अभी सदस्य वर्तमान में कितना है तो 190 सदस्य इसमें आईएमएफ में है। अगर आईएमएफ का फुल फॉर्म देखिएगा तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। तो इस समझे होंगे। इसी के साथ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बैंक भी कहा जाता है क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना एक ही समय हुआ था ब्रिटेन वुड सम्मेलन में। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न में बोला है कि एमपीईजी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो हम बता देते हैं आपको कि एमपीईजी का पूर्ण रूप होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है। किसका तो एमपीईजी का मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखिएगा बोला गया है कि भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था। तो हम बताते हैं कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था तो वो था कृषि पर ध्यान देने के साथ साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास करना। कृषि पर ध्यान देने के साथ साथ प्राथमिक क्षेत्र के विकास
करना। हम बताते हैं पंचवर्षीय योजना का। तो पंचवर्षीय योजना जो स्थापना हुआ था इसका, वो हुआ था 1951 में। कब हुआ था? तो 1951 में स्थापना हुआ था। साथ में पंचवर्षीय योजना का जो अध्यक्ष पूछेगा तो उस इनका अध्यक्ष होता है पीएम। कौन होते हैं? पीएम। और उस समय पीएम कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी हो गए। तो भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो अथी था वो था कृषि पर ध्यान देने के साथ साथ प्राथमिक क्षेत्र के विकास करना। अगर इसका सेशन का अगर हम बात करते हैं तो सेशन जो पंचवर्षीय योजना का चला था वो चला था, फर्स्ट जो चला था 1951 से चला था 56 तक, और 1951 से 56 है जो कृषि पर जोर दिया गया था। और ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। किस पर? तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। उसी तरीका से एक फिर चला था, दूसरा चला था 56 से 61 चला था। 56 से 61 चला था जो महाल नोबिस पर आधारित था। महाल नोबिस पर आधारित था। फिर चला था 1961 से 66। 1961 से 66। फिर तीसरा जो आया था वो अवकाश आया था 66 से। कहाँ से? तो 1966 से 69 तक था जो ये अवकाश था। उसी तरीका से चौथा पंचवर्षीय योजना जो आया था वो आया था 69 से 74। 69 से 74 आया था जो कौन सा? तो चौथा पंचवर्षीय योजना था। इसी तरीके से 74 से 79 भी चला। 74 से 78 तक चला। फिर आया 1978। 1978 से 79 का अगर बात करिएगा तो इसी को हम बोलते हैं रोलिंग प्लान। कौन सा प्लान बोलते हैं? तो इसी को हम बोलते हैं रोलिंग प्लान। क्या बोलते हैं? रोलिंग प्लान बोलते हैं। तो ये हो गया रोलिंग प्लान। इसी तरीका से आगे भी आया। आगे जो आया वो 1980 से 85 चला। 1980 से 85 हुआ। 1980 से 85 जो छठा था। अगर सतमा का बात करिएगा तो 1985 से देखिएगा तो 85 से 90 चला। उसी तरीका से फिर आगे भी एक अवकाश आया 90। 1990 से 92 भी अवकाश आया। फिर आया 90 से 92 के बाद 92 से चलेगा 1992 से चला 97। फिर 1997 से देखेगा तो 2002। उसी तरीका से आगे भी गया 2002 से 2007, और फिर 2007 से चला 12, और 2012 से चला 2017। ये था पंचवर्षीय योजना का। अगर बता देते हैं कि 12 बार चला था पंचवर्षीय योजना, और इसी के बाद नीति आयोग का रूप ले लिया। ये इसको हटा के और नीति आयोग इसके जगह पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुआ। तो इस तरीका से पंचवर्षीय योजना का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1951 में। बता दिए हैं कि 1951 में। इसी तरीका से जुड़े हुए पूछ लेता है राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1952 में। इसी तरीका से आपसे पूछेगा कि बताइए योजना आयोग आया था कब? योजना आयोग, तो योजना आयोग जो आया था, योजना आयोग आया था 1950 में। योजना आयोग 1950 में आया था। तो भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? तो मुख्य केंद्र बिंदु का अगर बात करिएगा तो मुख्य केंद्र बिंदु था कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया था। कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया था। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में देखिएगा बोला है कि ईरान का प्राचीन नाम क्या था? ईरान का प्राचीन नाम क्या है? तो ईरान का प्राचीन नाम का अगर बात करेगा तो ईरान का प्राचीन नाम है क्या चीज़? फारस। क्या है? तो फारस ईरान का प्राचीन नाम है। अगर ईरान का बात करेगा तो ईरान को आपको पता है कि रामसर साइट जो हुआ था, रामसर जो कन्वेंशन हुआ था वो हुआ था 2 फरवरी 1971 को रामसर साइट की स्थापना हुआ था। कहाँ? ईरान में। अगर इसका हेडक्वार्टर बात करिएगा कि रामसर साइट का हेडक्वार्टर कहाँ है तो ईरान में था। अगर हम बताएं तो जो 1971 में जो स्थापना हुआ था, लेकिन ये काम करना शुरू कब से किया, अपनाया गया कब से? तो अपनाया गया 1975 से अपनाया गया। 1975 से अपनाया गया। स्थापना हुआ था कब? तो 2 फरवरी 1971 को। अगर हम बात करते हैं कि इसमें भारत का कितने जुड़े हुए हैं, रामसर साइट में भारत के कितने जुड़े हुए साइट, तो इसमें भारत 2024 का अगर वर्तमान का बात करेगा तो टोटल 85 जुड़ा हुआ है। कितना? तो 85 रामसर में जुड़ा हुआ है भारत का साइट कितना है? तो 85 है। अपनाया गया कब? तो 75 में। अगर बोलते हैं रामसर सम्मेलन हुआ था कहाँ? तो ईरान में। कब हुआ था? तो 2 फरवरी 1971 को। 2 फरवरी 1971 को हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में देखिएगा बोला है कि एक्सेस 2010
एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं? एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं? तो याद रखिएगा कि 16,384 होता है। 16,384 कॉलम होता है। 16,384 होता है। एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं? तो 16,384 होते हैं। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा बोला गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो अगर हम बताते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, तो पहली बार किया था सूरत में। अगर हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापना जो कर लिया था वो तो किया था 31 दिसंबर 1600 को ही स्थापना कर दिया था। और स्थापना किया था कौन? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किया था। कौन किया था? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किया था। दोस्तों हम बताते हैं कि जो भी फैक्ट बोलेंगे लिख लीजिएगा, ताकि यहाँ लिखने में कुछ दिक्कत होता है। हम बताएं कि 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ। और यह स्थापना किया कौन? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किया। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किया। अगर हम बता देते हैं कि व्यापारी के लिए सबसे पहले दरबार में, जहांगीर के दरबार में जो पहुंचा था, वो पहुंचा था 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में पहुंचा था। कैप्टन हॉकिंस ने पहुंचा था। कौन पहुंचा था? तो कैप्टन हॉकिंस ने पहुंचा था। लेकिन व्यापारी के लिए इसके अनुमति नहीं दिया गया। लेकिन ये अच्छा खासा इंग्लिश बोल लेते थे, इसलिए जहांगीर ने इसको इंग्लिश की उपाधि दिया था। तो आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि पहली बार व्यापारी के लिए जहांगीर के दरबार में कौन पहुंचा था? तो जहांगीर के दरबार में पहुंचा था कौन? तो कैप्टन हॉकिंस पहुंचा था। लेकिन व्यापार की अनुमति जहांगीर ने नहीं दिया इसको, लेकिन इंग्लिश की उपाधि दिया। इसी के बाद 1615 ईस्वी में पहुंचा टॉमस मुनरो पहुंचा। कौन? तो टॉमस मुनरो पहुंचा। और टॉमस मुनरो को व्यापार करने की इजाज़त मिल गया। इसको व्यापार करने की अनुमति मिला और पहली बार अपनी व्यापार केंद्र सूरत को बनाया था। इसीलिए पहली बार व्यापार केंद्र किसको बनाया था? तो सूरत को बनाया था। तो इस प्रश्न में समझे होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आया कब? तो 1600 ईस्वी में स्थापना हुआ। किया कौन? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किया। फिर व्यापार के संबंध में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस ने। लेकिन कैप्टन हॉकिंस को व्यापार करने की अनुमति नहीं मिला और इसी के कारण उसको उपाधि जो दिया गया जहांगीर की तरफ से, कहा कि ऐसे तो लौटा नहीं सकते थे, इसलिए उनको इंग्लिश की उपाधि दिया गया। और कुछ दिन के बाद कहा है 1615 में जब टॉमस मुनरो पहुंचता है जहांगीर के दरबार में, तो जहांगीर ने इसको व्यापार करने की अनुमति दे देता है और इसीलिए पहली बार अपना व्यापारिक केंद्र खुलता है सूरत में। तो समझे होंगे कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न में देखिएगा बोला गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो बता देते हैं कि मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। 1906 के कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का स्थापना का हुआ था, तो ढाका में हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है, कौन किए थे? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां किए थे। कौन किए थे? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां। आगा खां और सलीमुल्लाह खां। आगा खां और सलीमुल्लाह खां किए थे। इनका स्थापना किए थे। अगर हम बात करते हैं कि 1906 का, तो 1906 में उस समय वाइसराय था मिंटो द्वितीय था। कौन था? मिंटो द्वितीय था और इसने पृथक निर्वाचन का मांग कर रहे थे, इसलिए 1909 में पृथक निर्वाचन का लॉ भी मिल गया। इसलिए मार्लो मिंटो सुधार कहा जाता है 1909 को। 1909 को मार्लो मिंटो सुधार कहा जाता है।
मार्लो मिंटो सुधार कहा जाता है। आपसे सीधे डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि बताइए मार्लो मिंटो सुधार किसको कहते हैं, तो 1909 को अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार कहते हैं। अगर इसी में हम बात करते हैं तो इसी में आपको पता है कि इसी में हुआ था 1916 में एक अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का। 1916 में एक लखनऊ अधिवेशन चल रहा था, कहाँ, तो लखनऊ में कांग्रेस का, जिसमें अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। कहाँ चल रहा था, तो लखनऊ में चल रहा था, लखनऊ में। और जिनका अध्यक्षता जो कर रहे थे वो अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार किए थे। और इसी में एनी बेसेंट और तिलक जी के सहयोग से, एनी बेसेंट और तिलक जी की सहयोग से, तिलक जी की सहयोग से नरम दल, गरम दल और प्लस मुस्लिम तीनों एक हो गए, तीनों एक हो गए। यहाँ से आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग किस अधिवेशन में एक हो गए थे, तो हुए थे लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इनका अध्यक्ष कौन है थे, अध्यक्षता जो कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। और ये किनको सहयोग से हुए थे, तो एनी बेसेंट और तिलक जी के प्रयास से हुआ था। अगर इसी के बाद आगे हम चलते हैं, आपको पता है कानपुर अधिवेशन में एक भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षता जो की थी वो की थी सरोजनी नायडू। कौन की थी, तो सरोजनी नायडू की थी। कब, तो 1925 में, 1925 में सरोजनी नायडू की थी। तो मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था ढाका में, कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि बोला गया है कि जीव जो अधिक दूर संबंधी अनेक डीएनए और अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। बोला है कि जीव जो अधिक दूर के संबंधी उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है आणविक जाति वृत्त। क्या कहा जाता है, तो आणविक जाति वृत्त कहा जाता है, आणविक जाति वृत्त कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ डीएनए का, तो आपको पता है कि डीएनए का जो निर्माण हुआ था वो न्यूक्लिक एसिड से हुआ था। किससे हुआ था, तो न्यूक्लिक एसिड से हुआ था। और न्यूक्लिक एसिड को दो प्रकार में बांटा गया था। यहाँ से एक मिला था डीएनए, और एक मिला था आरएनए। अगर हम बात करते हैं डीएनए का, तो डीएनए का फॉर्म फॉर्म होता है डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर आरएनए का बात करते हैं तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो हम क्या बताएं कि डीएनए जो मिलता है न्यूक्लिक एसिड से मिलता है। और न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का हो जाता है, डीएनए और आरएनए हो जाता है। अगर इसी डीएनए का अगर हम बात करते हैं तो डीएनए का पहला जो अवलोकन किया था, अगर हम बात करते हैं डीएनए का, तो जो पहला अवलोकन किए थे वो कार्ल्स वर्ग ने किए थे। कौन किए थे, तो कार्ल्स वर्ग ने किए थे। कार्ल्स वर्ग ने इनको पहला अवलोकन किया था। अगर हम बता देते कि इनका प्रयोगशाला में कौन प्रयोग किए थे, तो सबसे प्रथम बार प्रयोगशाला में हरगोविंद खुराना ने किए थे। कौन किए थे, तो हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में प्रयोग किए थे। अगर हम बात करते हैं कि डबल हेलिक्स या डबल स्टैंडर्ड कौन दिया था, डबल स्टैंडर्ड, इसी का मतलब डबल स्टैंडर्ड जो दिया गया था, डबल स्टैंडर्ड का अगर बात करेगा तो डबल स्टैंडर्ड दिया था वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। किसने दिया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था, वाटसन और एवं क्रिक ने दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने दिया था, डबल मॉडल दिया था। और इसी के लिए इनको दोनों का नोबेल प्राइज जो मिला था 1962 में मिला था, 1962 में इनको नोबेल दिया गया था। हम बताते हैं आपको कि डीएनए का पहला जो शब्द दिया था या अवलोकन जो किया था वो किया था कार्ल्स वर्ग ने किया था। अगर हम बात करते हैं कि डीएनए का पहली बार आपसे पूछा जाएगा कि प्रयोगशाला में प्रयोग किसने किया था, तो प्रयोग किया था हरिगोविंद खुराना ने किया था। अगर बात करते हैं कि डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया था या डबल स्टैंडर्ड मॉडल कौन दिया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1962 में। अगर हम बात करते हैं और डीएनए का, तो समझिएगा जो डीएनए होता है वो हम बताते हैं कि ये होगा कोशिका के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में पाया जाता है क्रोमोसोम। क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम को बाहर निकालिएगा तो क्रोमोसोम से ही निकलता है डीएनए।
क्या निकलता है? डीएनए। और डीएनए को और मतलब खींचिएगा तो इसी से निकलता है जीन। क्या निकलता है? तो जीन निकलता है। और जीन में ही माता पिता का आनुवांशिक गुण होता है। किसमें होता है? तो डीएनए में होता है जीन, और जीन में ही माता पिता का आनुवांशिक गुण होता है। और जीन का जो खोज किया था वो किया था जोहानसन ने। कौन किया था? तो जोहानसन ने खोज किया था। तो जीन का खोज किया था जोहानसन ने। जीन का खोज किसने किया था? तो जोहानसन ने खोज किया था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा बोला है, दोस्त हम बता देते हैं, जिस क्वेश्चन में बताने लायक पॉइंट रहेगा जो हूबहू पेपर में आते रहता है उसको हम एनालिसिस कर रहे हैं, और बाद बाकी जो क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्म रहेगा उसमें याद करने में ही ठीक है, उसको याद कर लीजिएगा और हम समझा भी देंगे, ठीक है। उसी तरीक़ा से आगे सेशन ले जाएंगे, क्या कि सेशन जब एक को समझाने का मतलब है कि 1.5 घंटा से भी ऊपर जाएगा, तो हम जो भी फैक्ट लगता है कि ना उपयोगी हो उसको हम छोड़ते नहीं हैं, जहाँ तक दम बता देते हैं। और इसी तरीक़ा से आगे भी जो भी फैक्ट रहेगा उसको बताते रहेंगे, बाकी वन लाइनर में रहेगा उसको हम एक बार पढ़ के निकलेंगे। बोला है कि मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे? तो मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक थे लाल डेंग। कौन थे? तो लाल डेंग थे। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे? तो लाल डेंग थे। कौन थे? तो लाल डेंग थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न में देखिएगा बोला गया है, इसमें बोला गया कि कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है। बोला है कौन सा देश है जो एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? तो पालन करता है यूएसए। कौन करता है? तो यूएसए पालन करता है। ये कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? तो करता है यूएसए। कौन करता है? तो यूएसए करता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न में देखिए, इस प्रश्न में बोला गया है कि ये बताइए कि कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई होती है? कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई होती है? तो मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई जो होता है वो होता है योटोबाइट होता है। कौन सा होता है? तो योटोबाइट होता है। अगर मेमोरी का बात करेगा तो मेमोरी में देखिएगा, एक पूछा जाता है रैम के बारे में और एक पूछा जाता है रोम के बारे में। तो इसका होता है रीड एक्सेस मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। लिख लीजिएगा, हम बोल देते हैं, एक होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक होता है रीड ओनली मेमोरी। अगर इसका बोलिएगा तो एक वोल्टाइल में आता है, वोल्टाइल मेमोरी है। क्या बोलता है? तो इसको बोलते हैं वोल्टाइल मेमोरी, और इसको बोलते हैं नन वोल्टाइल मेमोरी। इसको बोलते हैं नन लगा लीजिएगा, और वोल्टाइल मेमोरी, नन वोल्टाइल मेमोरी। हम क्या बोले कि मेमोरी दो प्रकार का, एक होता है रैम और एक होता है रोम। रैम होता है जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और उसी तरीक़ा से रोम होता है जो रीड ओनली मेमोरी होता है। रैम का बात करेगा तो ये वोल्टाइल मेमोरी है, और रोम का बात करेगा तो नन वोल्टाइल मेमोरी है। अगले प्रश्न पर चलिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में देखिएगा, बोला भारत के द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान कौन सा है? बोला है कि भारत के द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो है स्प्राइटस। क्या नाम है? तो स्प्राइटस नाम है। भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो स्प्राइटस है। कौन सा? तो स्प्राइटस है। अगले इसमें बोला गया है कि अजंता की गुफाएं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? आपको पता है कि अजंता की गुफाएं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो एक जातक कथाओं को दर्शाती है। किसको? तो जातक कथाओं को दर्शाती है। अगर हम अजंता की गुफाओं का बात करते हैं तो अजंता आपको मिलेगा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कहाँ मिलेगा? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में मिलेगा। औरंगाबाद जिला में मिलेगा। तो पूछेगा अजंता की गुफाएं कहाँ पड़ता है? तो औरंगाबाद में पड़ता है। अजंता की गुफाएं की चित्रकारी क्या दर्शाता है? तो जातक दर्शाता है। अगर हम अजंता की गुफाएं की अगर बात करते हैं तो यह बौद्ध गुफा स्मारक है। क्या है? तो बौद्ध गुफा स्मारक है। बौद्ध गुफा स्मारक कौन सा है? तो अजंता की गुफाएं हैं, और इसको 30 चट्टानों से काट कर एक गुफा बनाया गया है। 30 चट्टानों से काट कर ये गुफा बनाया गया है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ये किस चित्रकारी से है? तो जातक चित्रकारी से है। अगर यही पूछ लेता एलोरा के बारे में,
याद रखेगा, एलोरा और अजंता दोनों पड़ता है महाराष्ट्र में। तो एलोरा की गुफाएं, एलोरा के गुफाएं, तो एलोरा के गुफाएं में आपको बताते हैं कि इसको जो बनवाया था वो राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया था या राष्ट्रकूट वंशों ने बनवाया था। राष्ट्रकूट वंशों ने बनवाया था। अगर हम बात करते हैं तो इसमें 34 गुफाएं हैं। कितना गुफा है? तो 34 गुफाएं हैं, जिसमें बात करेंगे कि 3 प्रमुख धर्म को मानता है। 3 प्रमुख धर्म इसमें है, 3 प्रमुख धर्म है, जिसमें बात करेंगे कि बौद्ध धर्म है। तो अगर बौद्ध धर्म का बात करिएगा तो बौद्ध धर्म 1 से 12 तक है। बौद्ध धर्म 1 से 12 तक हो गया। फिर इसी में हम बात करेंगे हिंदू का, तो हिंदू का आपको मिलेगा 13 से 29, 13 से 29 मिलेगा। कहाँ? तो हिंदू का मिलेगा। उसी तरीके से अगर जैन का बात करिएगा तो जैन का मिलेगा आपसे 30 से 34। कितना मिलेगा? तो 30 से 34 मिलेगा। तो हम क्या बताएं कि 3 धर्मों से लेके है, मतलब 3 धर्म की गुफाएं हैं। बौद्ध में होगा मिलेगा तो बौद्ध में 1 से 12 तक, हिंदू में 13 से 29 तक और जैन में 30 से 34 तक। एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट वंशों ने बनवाया था। अगर बात करते हैं 34 इसमें गुफा है और ये पड़ता कहाँ है? तो अजंता पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। अगले प्रश्न पर देखेंगे। इस प्रश्न में देखिएगा, पूछा है कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का स्थापना कब हुआ था? आपको हम बता देते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक का जो स्थापना हुआ था वो है 1806 में। लेकिन 1806 के समय में भारतीय स्टेट बैंक का नाम नहीं था। ये 3 बैंक से मर्ज होकर बना है। अगर हम बात करते हैं, एक बैंक है बैंक ऑफ बंगाल। पहला बैंक अगर बात करिएगा तो पहला बैंक आपको मिलेगा बैंक ऑफ बंगाल, ये हो गया पहला। दूसरा बैंक मिला था बैंक ऑफ बम्बे से मिलकर बना था, बम्बे से। और तीसरा था बैंक ऑफ मद्रास। हम क्या बताएं कि 3 बैंक था, बैंक ऑफ बंगाल था, बैंक ऑफ बम्बे था और बैंक ऑफ मद्रास था। ये तीनों को जब मर्ज किया गया तो तीनों को मर्ज करके एक बैंक उभरा और उसी को हम बोलते हैं इंपीरियल बैंक। क्या बोलते हैं? तो इंपीरियल बैंक बोलते हैं। तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि इंपीरियल बैंक किसको कहा जाता है? तो इंपीरियल बैंक एसबीआई को ही कहा जाता है। और ये इंपीरियल बैंक बना कब? तो ये बना था वो 27 जून 1921 को, 27 जून 1921 को बना था। कब बना था? तो 1921 को बना था। इंपीरियल बैंक में कन्वर्ट हुआ था 1921 में। जब इसी इंपीरियल बैंक को राष्ट्रीयकरण हुआ, इसी इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ और इस बैंक के राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण हुआ। क्या हुआ? तो राष्ट्रीयकरण हुआ और राष्ट्रीयकरण हो के इसी दिन इस इंपीरियल बैंक को नाम रखा गया एसबीआई। तो आप समझे होंगे कि एसबीआई डायरेक्ट आया नहीं है। 3 बैंक मर्ज हुआ 1921 में तो बना इंपीरियल बैंक और इंपीरियल बैंक को ही राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जुलाई 1921 को और उसमें बना एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगर बात करते हैं कि 1948 का बात करिएगा तो 1948 में एक घटना जो घटा था, जो मतलब क्लीमेंट इटली बोले थे। क्लीमेंट इटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। वो बोले थे कि भारत को 1948 से पहले आज़ाद कर दिया जाएगा। भारत को 1948 से पहले आज़ाद कर दिया जाएगा। 1921 में पता है कि पंचवर्षीय योजना आया था। पंचवर्षीय योजना आया था कब? तो 1951 में पंचवर्षीय योजना आया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया कि G7 क्या है? G7 क्या है? तो आपको बता देते हैं कि G7 IMF के द्वारा ही विश्व का 7 उन्नत अर्थव्यवस्था है। 7 उन्नत अर्थव्यवस्था है। क्या है? तो IMF द्वारा घोषित विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं। कौन? तो IMF का आपको गठन भी हम बताए थे कि IMF और वर्ल्ड बैंक का हुआ था 1944 में। कौन सा सम्मेलन चल रहा था? तो ब्रिटेन वुड्स का सम्मेलन चल रहा था। IMF का अगर बोले थे कि हेडक्वार्टर का बात करिएगा तो वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है, वाशिंगटन DC। इसका सदस्य का बात करिएगा तो 190 सदस्य हम बताए थे। लेकिन यही अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ G7 का, तो
G7 का जो स्थापना हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 1975 में, 1975 में हुआ था। अगर बात करेगा कि इसका हेडक्वार्टर का, तो इसका हेडक्वार्टर नहीं होता है, हेडक्वार्टर नहीं होता है। और इसका मेंबर का अगर बात करिएगा कि मेंबर इसमें कितना है, तो इसमें मेंबर कितना है, तो 7 मेंबर इससे जुड़ा हुआ है। अगर इसी को मिला के पूछ लेता है G20 का, तो G20 का जो गठन हुआ था, स्थापना हुआ था, वो हुआ था 1999 में। कब हुआ था, तो 1999 में हुआ था। और बात करेंगे कि इसका पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो हुआ था 2008 में पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। और मेंबर का बात करेगा तो इसमें मेंबर आपको देखने को मिलेगा 19। कितना देखने को मिलेगा, तो 19 मेंबर देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि एक सींग वाले गैंडा भारत में कहाँ पाया जाता है। तो एक सींग वाले गैंडा का अगर बात करिएगा, तो एक सींग वाले गैंडा भारत में असम राज्य में पाया जाता है। कहाँ, तो असम राज्य में एक सींग वाले गैंडा पाया जाता है। असम राज्य में पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं असम में, तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क में ही पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा। असम में ही पाया जाता है मानस नेशनल पार्क, मानस होता है। और इसी में पाया जाता है माजुली द्वीप जो कहाँ, किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। अगर मध्य प्रदेश का बात करिएगा, तो मध्य प्रदेश में पता है कि सांची स्तूप हो गया। फिर यहीं अगर बात करिएगा तो यहीं आपको मिलेगा पन्ना पेंच नेशनल पार्क। फिर यहीं अगर बात करिएगा तो यहीं आपको मिलेगा एक अति है, क्या बोलते हैं, पन्ना हो गया, पेंच होगा, खजुराहो क्या मिलता है, तो खजुराहो हो गया। तो खजुराहो भी कहाँ मिलता है, तो मध्य प्रदेश में मिलता है। मेघालय का बात करेगा तो मेघालय में गारो खासी जयंतिया मिलेगा, गारो खासी जयंतिया मिलेगा। कहाँ, तो मेघालय में। कहाँ, तो गारो खासी जयंतिया मेघालय में मिलेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न में देखिएगा, बोला गया है कि पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी। पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी, तो की गई थी स्थापना मुंबई में। कहाँ किया गया था, तो मुंबई में किया गया था। बोलता है कि पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में किया गया था, तो किया गया था मुंबई में। कहाँ किया गया था, तो मुंबई में किया गया था। अगले प्रश्न में देखिएगा, इसमें बोला गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव की अवधि के लिए किया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि राज्यसभा के बारे में, तो आपको हम बता देते हैं कि संसद क्या है, संसद में अगर बात करेगा तो संसद का 3 अंग होता है। एक होता है लोकसभा, अगर बात करते हैं कि एक होता है, पहले राज्यसभा हम ले लेते हैं, राज्यसभा होता है, फिर एक होता है लोकसभा लेते हैं, और एक होता है प्रेसिडेंट। क्या होता है, प्रेसिडेंट। लेकिन आपको संसद का अगर सदन पूछेगा ना कि संसद के सदन कितने हैं, तो सदन का अगर बात करेगा तो सदन होता है 2। सदन का अगर बात करेगा तो सदन में 2 होता है। एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। एक सदन में होता है, एक होता है राज्यसभा और एक सदन में होता है लोकसभा। अगर बात करते हैं तो राज्यसभा उच्च सदन होता है। क्या होता है, तो उच्च सदन होता है। और लोकसभा होता है जो निम्न सदन होता है। लोकसभा का अगर बात करिएगा तो निम्न सदन होता है। अगर यही हम सदन का बात करते हैं तो राज्यसभा के कार्यकाल का अगर बात करिएगा तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। अगर लोकसभा की बात करिएगा तो लोकसभा के कार्यकाल का अगर बात करिएगा तो लोकसभा के कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। लेकिन लोकसभा 5 वर्ष से पहले भी भंग हो सकता है। लेकिन राज्यसभा की बात करिएगा तो ये एक अस्थायी सदन होता है, ये भंग कभी नहीं होता, अस्थाई सदन होता है, अस्थाई सदन होता है। अगर इसी में अगर हम बात करते हैं कि राज्यसभा में टोटल संख्या सदस्य कितना है, सीट कितना है, तो इसमें टोटल 250 है। लेकिन पीओके वाला जगह जो विवादित है उसको घटाते हैं तो टोटल सीट बचता है जिस पर निर्वाचन होता है 245 पर। कितने पर होता है, तो 245 पर होता है। अगर राज्यसभा की ही बात करेगा तो राज्यसभा के जो आर्टिकल देखने को मिलेगा वो आर्टिकल देखने को मिलेगा 80। अगर लोकसभा की बात करिएगा तो लोकसभा को देखने को मिलेगा 81। अगर संसद का बात करिएगा तो संसद का देखने को मिलेगा, अगर लिखते हैं संसद तो संसद का आर्टिकल देखने को मिलेगा 79। क्या मिलेगा, तो 79। ये प्रश्न में क्या बोला है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस अवधि के लिए किया जाता है, तो अवधि के लिए किया जाता है 6 वर्ष के लिए किया जाता है। कितने वर्ष के लिए, तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न में बोला है कि
वंशागति नियम, वंशागति नियम की खोज किसने किया था? तो आपको बताते हैं कि वंशानुगत का नियम दिया था ग्रेगर मेंडल ने दिया था। किसने दिया था? तो ग्रेगर मेंडल ने दिया था। अगर वंशानुगत का बात करेंगे तो वंशानुगत का दिया था ग्रेगर मेंडल ने। किसने दिया था? तो ग्रेगर मेंडल ने दिया था। अगर चार्ल्स डार्विन का बात करेगा तो विकास सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? तो विकास सिद्धांत किसने दिया था? विकास का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। फिर अगर बात करेगा तो हुगो डे व्रीज हो गया, आर्किमिडीज हो गया। चार्ल्स डार्विन का हो गया कि चार्ल्स डार्विन विकास का सिद्धांत दिया था। हम बताएं वंशागति का नियम कौन दिया था? तो ग्रेगर मेंडल ने दिया था। कौन दिया था? तो ग्रेगर मेंडल ने दिया था। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोला है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा था? तो अगर हम बात करते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो वाक्यांश गढ़ा था वो हर्बर्ट स्पेंसर ने गढ़ा था। कौन? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने गढ़ा था। क्या बोला था? तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कौन गढ़ा था? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने गढ़ा था, हर्बर्ट स्पेंसर ने गढ़ा था। अगर हम यही बात करते हैं चार्ल्स डार्विन का तो बता दें विकास सिद्धांत दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन का बात करेगा तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने E=mc² दिया था, E=mc², और इनको सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, सापेक्षिकता का सिद्धांत, सापेक्षिकता का जो सिद्धांत दिया था इसी के लिए इनको 1921 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। 1921 में। आपको हम बता देते हैं कि प्रश्न में सीधे पूछा जाता है कि बताइए कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस लिए दिया गया था। फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड में ही डालता है E=mc² के लिए, सापेक्षिकता के सिद्धांत के लिए, और दो और एग्जाम्पल देगा। लेकिन आपको बता देते हैं E=mc² के लिए इनको नोबेल नहीं दिया गया था। इनको नोबेल जो मिला था उस सापेक्षिकता के सिद्धांत के लिए दिया गया था। ये बात ख्याल में रखिएगा, काहे कि पेपर में उलझाने के लिए दोनों ऑप्शन डालता ही डालता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? तो विदेशी व्यापार कैसे होता है? तो बोला समुद्र और हवाई माध्यम के होता है, समुद्र और हवाई मार्गों के माध्यम से होता है। भारत का अधिकांश विदेश से जो व्यापार होता है वो होता है समुद्री और हवाई मार्गों से ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो समुद्र और किसे? तो हवाई मार्गों से होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, बोला गया है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था, किसने डिजाइन किया था? तो डिजाइन किया था राम वनजी सुतार ने किया था। किसने किया था? तो राम वनजी सुतार ने इसका डिजाइन किया था। आपको हम बताते हैं कि राम वनजी सुतार ने डिजाइन किया। अगर इसका बात करिएगा तो ये किस नदी पर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? तो ये नदी है नर्मदा नदी। कौन सा नदी है? तो नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी निकलता कहाँ से है? तो अमरकंटक से निकलता है, मध्य प्रदेश से। अगर आप बात करते हैं कि इसका जो ऊंचाई का बात करिएगा, लेंथ कितना है? तो लेंथ 182 मीटर का लेंथ है। कितना है? तो 182 मीटर का है, और ये पड़ता है गुजरात के केवड़िया जिला में। गुजरात नर्मदा जिला के केवड़िया में पड़ता है। कहाँ? तो ये पड़ता है केवड़िया में, केवड़िया में, नर्मदा जिला के केवड़िया में पड़ता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 2018 को किए थे। कौन? तो नरेंद्र मोदी जी। ये बताइए इसका डिजाइन कौन किया था? तो राम वनजी सुतार ने किए थे। कौन किए थे? तो राम वनजी सुतार ने किए थे। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, बोला गया है कि किसने खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व किया था? किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो जो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था 1919 में। कौन हुआ था? तो 1919 में हुआ था। और किए थे कौन? तो शौकत अली के साथ साथ एक थे अहमद अली। कौन थे? तो अहमद अली भी किए थे, अहमद अली किए थे। तो शौकत अली और अहमद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। कब किया था? तो 23 नवंबर 1919 को किए थे। 23 नवंबर 1919 को किए थे। अगर 1919 में किए थे, अगर इसी में हम बात करते हैं कि 23 नवंबर
23 नवंबर 1919 को इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी भी किए थे, महात्मा गांधी जी भी लिए थे। तब पूछेगा आपसे कि बताइए किसने खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व किया, तो नेतृत्व किया शौकत अली और अहमद अली ने। कब किया, तो 1919 में। और लेकिन वही पूछेगा कि महात्मा गांधी इनकी अध्यक्षता कब से लिए, तो महात्मा गांधी भी अध्यक्षता खिलाफत आंदोलन का लिए थे 23 नवंबर 1919 को लिए थे। कब लिए थे, तो 23 नवंबर 1919 के लिए थे। अगर इसमें कुछ महत्वपूर्ण हम बात लिख देते हैं जो डेट पूछते रहता है, जैसे चंपारण सत्याग्रह पूछ लेता है, चंपारण सत्याग्रह पूछेगा तब मारिएगा 1917 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। आए थे कौन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को बुलाए थे कौन, तो राजकुमार शुक्ला। महात्मा गांधी के साथ कौन आए थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आए थे अभी क्या बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण जी आए थे। और फिर आए थे जेबी कृपलानी। कौन कौन आए थे, राजेंद्र प्रसाद जी हो गए, जयप्रकाश नारायण जी हो गए और जेबी कृपलानी आए थे। अगर हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन का, असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन भी स्टार्ट हो गया था कब, तो 1920 में। कब हुआ था, तो 1920 में। चौरी चौरा कांड का अगर बात करिएगा तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को। छोटा डेट भी याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 को। लेकिन असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया, वापस कब लिया गया, तो लिया गया 12 फरवरी 1922 को। 12 फरवरी 1922 को वापस लिया गया। अगर हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का, तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 8 अगस्त 1942 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अगर बात करिएगा तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था वो हुआ था 12 मार्च 1930 से। अगर इसका हम बताते हैं कि यह स्टार्ट तो जिसे हुआ था 6 अप्रैल से, क्योंकि 12 मार्च 1930 से दांडी साबरमती आश्रम से नमक का मतलब कि वहाँ से स्टार्ट किए थे और ये पहुँचे थे दांडी यात्रा। दांडी में कब पहुँचे थे, तो 6 अप्रैल को। और 6 अप्रैल से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया। लेकिन पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, तो 12 मार्च 1930 से हुआ था। अगर हम इसी में बात करते हैं तो इसी में पूछ लिया जाता है कि बताइए कि जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग कब किए थे। पूर्ण स्वराज की मांग कब किए थे, तो ये किए थे 1929 का एक अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का, लाहौर अधिवेशन। कौन सा, लाहौर अधिवेशन में मांग किए थे कौन, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने मांगे थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग किए थे 1929 को। कब मांगे थे, तो 1929 को मांगे थे। अगले प्रश्न पर चलिएगा। इस प्रश्न में देखिएगा, इसमें बोला गया है कि कांग्रेस पार्टी 26 जनवरी 1930 को के तौर पर मनाया था। तो ये स्वतंत्रता दिवस मनाया था। स्वतंत्रता दिवस आपको हम बताते हैं कि 31 दिसंबर 1929 को 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी पर, कौन सी नदी पर, तो रावी नदी के तट पर आधी रात में तिरंगा फहराए थे कौन, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने फहराए थे, जवाहरलाल नेहरू ने। और इनने ऐलान किया था, पूर्ण स्वराज की मांग किए थे, पूर्ण स्वराज की मांग किए। और साथ में ये बोले कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। हम बताते हैं कि 31 दिसंबर 1929 को आधी रात्रि रावी नदी के तट पर झंडा फहराए कौन, जवाहरलाल नेहरू जी। और वहां से पूर्ण स्वराज की मांग किए और उसने ऐलान किए कि 26 जनवरी 1930 को झंडा दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा, तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अगर हम बताते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु के बाहरी कक्षा में। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, तो परमाणु के सबसे बाहरतम कक्षा में होता है। आपको हम बताते हैं कि परमाणु के बृहत्तम कक्षा में होता है जो, अगर हम ले लेते हैं यहाँ, अगर हम बात करते हैं कि मानते हैं कि ये बताइए कि अगर ये हो गया नाभिक और ये हुआ कक्षा, इसी तरीक़ा से कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगी, तो ये हो गया कक्षा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। और ये बताइए नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और नाभिक को धनावेशित कौन बताया था, तो कौन बताए थे, तो रदरफोर्ड ने बताए थे। अगर हम बात बताते हैं इसमें कि ये समझिएगा
ये जो बराहतम जो नज़र आ रहा है, ये देख रहे हैं ना बाहर वाला, इसी को हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें देखिएगा जो अंदर का पार्ट जो बचा है, जो नाभिक को छुड़ा के, इसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? तो कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ से आपको प्रश्न पूछ लेगा कि बताइए कि कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं और संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु की सबसे बृहत्तम कक्षा को बोलते हैं। परमाणु की सबसे बृहत्तम कक्षा को बोलते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला कि विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? बम्बू दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को मनाया जाता है बम्बू दिवस। अगर पूछेगा कि बम्बू दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 सितंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में देखिएगा, बोला है कि भारत के पूर्वी तट एक कौन सा है? तो निम्न अवसादी चट्टान है। भारत की पूर्वी तट एक कैसा है? तो निम्न अवसादी चट्टान है। पूर्वी तट में कौन सा चट्टान है? तो निम्न अवसादी चट्टान है। अगर हम बात करते हैं अवसादी चट्टान का, तो समझिएगा कि चट्टान 3 प्रकार का होता है। चट्टान कितने प्रकार का होता है? तो अगर चट्टान का बात करिएगा तो चट्टान होता है 3 प्रकार का। चट्टान होता है 3 प्रकार का। एक होता है आग्नेय चट्टान, और दूसरा होता है अवसादी चट्टान, और तीसरा होता है रूपांतरित चट्टान। क्या होता है? रूपांतरित चट्टान होता है। और रूपांतरित को ही हम बोलते हैं कयांतरित। क्या बोलते हैं? तो इसी को हम बोलते हैं कयांतरित चट्टान बोलते हैं। तो आपको हम बता देते हैं कि आग्नेय चट्टान 3 प्रकार का, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित या कयांतरित चट्टान होता है। अगर इसका एग्जाम्पल का अगर बात करिएगा, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो होता है कौन? तो ये होता है ग्रेनाइट। लीजिएगा, ग्रेनाइट हो गया जो अग्नि चट्टान हो गया। अब शादी का बात करेगा तो चूना पत्थर हो गया, और कयांतरिक का बात करेगा तो संगमरमर हो गया। कौन हो गया? तो संगमरमर हो गया। कयांतरिक में संगमरमर हुआ, अब शादी में हो गया चूना पत्थर, और ग्रेनाइट हो गया किसमें? तो अग्नि चट्टान में। किसमें हुआ? तो अग्नि चट्टान में हुआ। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में देखिएगा, बोला है, इसमें देखिए, बोला है कि खराई ऊँट भोजन के लिए मुख्यतः आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं। खराई ऊँट भोजन के लिए मुख्यतः पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं। तो समुद्री खरपतवारों के लिए खराई ऊँट भोजन के लिए मुख्यतः पर आश्रित रहने के लिए, तो समुद्री खरपतवारों के लिए आश्रित रहते हैं। समुद्री खरपतवार के लिए क्या रहते हैं? तो आश्रित रहते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो आया था अल ब्रूनी ने। कौन आया था? तो अल ब्रूनी ने आया था। अगर हम बात करते हैं अल ब्रूनी का, तो अल ब्रूनी 2 किताब लिखा था। एक किताब उल हिंद लिखा था, किताब उल हिंद लिखा था, और एक किताब लिखा था तहकीक ए हिंद लिखा था। तो किताब उल हिंद लिखा था और तहकीक ए हिंद लिखा था। ये आया था महमूद गजनवी के शासक था। महमूद गजनवी के शासक था। महमूद गजनवी के साथ आया था। महमूद गजनवी के शासक था कौन? अल ब्रूनी। कौन था? तो अल ब्रूनी महमूद गजनवी के शासक था, अल ब्रूनी। अगर हम फाहियान का बात करते हैं, तो देखिएगा फाहियान जो आया था वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में आया था। फाहियान पूछ लेता है कि फाहियान किसके काल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के आया था। अगर हम यही बात करेंगे इब्न बतूता, तो इब्न बतूता आया था किसको? तो इब्न बतूता जो आया था, इब्न बतूता जो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो ये राइट आंसर हो जाए कि अब राइट आंसर होगा उज्बेकिस्तान कौन सी यात्री आया था? तो यह आया था अल ब्रूनी। कौन आया था? तो अल ब्रूनी आया था। अल ब्रूनी 2 किताब लिखा था, किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद लिखा था। अगले प्रश्न इस प्रश्न में देखिएगा, बोला है
इसमें बोला है कि उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कुल्ली जैसे उपन्यास लिखा है। अनटचेबल और कुल्ली, अनटचेबल और कुल्ली लिखा था मुल्कराज आनंद। कौन लिखे थे? तो मुल्कराज आनंद लिखे थे। बोला है उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल, क्या? तो अनटचेबल और कुल्ली का उपन्यास लिखा था, तो मुल्कराज ने लिखा था। कौन? तो मुल्कराज आनंद ने लिखा था अनटचेबल और कुल्ली, अनटचेबल और कुल्ली लिखा था। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला भारत में केंद्रीय प्रौद्योगिकी, भारत में केंद्रीय प्रौद्योगिकी, भारत में केंद्रीय प्रौद्योगिकी सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष किया है? तो वो किया था 1969 में। कब किया था? तो 1969 में भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1969 में हुआ था, 1969 में हुआ था। अगर हम बात करते इसी में, तो औद्योगिक नीति जो भारत में आया था स्वतंत्रता आज़ादी के बाद, तो वो आया था 1948 में, 1948 में आया था। आज़ादी के बाद औद्योगिक नीति जो आया था वो आया था 1948 में। लेकिन अगर पूछ लेगा कि नई नीति कब लागू हुआ था, नई औद्योगिक नीति कब लागू हुआ था, नई औद्योगिक नीति कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था 1991 में। कब लागू हुआ था? तो 1991 में नई औद्योगिक नीति लागू हुआ था। पूछेगा भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1969 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि अरेंज करिए कि प्यूपा, पूर्णकीट, लार्वा और अंडा। आपको हम बताते हैं कि पहले बनता है रेशम से, जो बनता था रेशम, रेशम से बनता था अंडा। क्या बनता था? तो अंडा बनता था। और अंडा से बनता था लार्वा, अंडा से बनता था लार्वा, और लार्वा से बनता था प्यूपा। लार्वा से क्या बना था? तो प्यूपा बना था। लार्वा से क्या बना था? तो प्यूपा। लार्वा से बना था प्यूपा। क्या बना था? तो प्यूपा बना था, प्यूपा बना था। लार्वा से हो गया प्यूपा, लार्वा से प्यूपा। तब मिलाइए, बोला है कि अंडा, तो ये बताइए पहले तो अंडा आएगा, तो अंडा आ गया, अंडा से फिर सी जाएगा लार्वा, तो अंडा से बना लार्वा, लार्वा के बाद ए आया, तो ए आया बना प्यूपा, और लास्ट में बनता है पूर्णकीट तैयार हो जाता है। पूर्णकीट, पूर्णकीट तैयार हो जाता है, तो ये पूर्णकीट बन गया। तो हम बताएं रेशम जो है जो अंडा देगा, अंडा से बनेगा लार्वा, लार्वा से होगा प्यूपा, प्यूपा से होगा पूर्णकीट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा बोला गया है कि कौन सा एक गैरीसीन शहर है, कौन सा एक गैरीसन या सैन्य छावनी शहर है? तो वह है जालंधर। कौन सा है? जालंधर है। बोला कौन सा एक गैरीसीन छावनी है? तो वह है जालंधर है, जो गैरीसीन छावनी है। अगले प्रश्न देखिएगा, प्रश्न में देखिएगा बोला गया है कि स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज जिसको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो स्वर्णिम चतुर्भुज किसको किसको शामिल करता है? तो दिल्ली को करता है, मुंबई को करता है, चेन्नई को करता है, कोलकाता को करता है। एक स्वर्णिम चतुर्भुज है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है स्वर्णिम चतुर्भुज। अगर बात करते हैं कि इसका स्थापना का, तो स्थापना हुआ था 1995 में। कब हुआ था? तो 1995 में। और किए थे कौन? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किए थे। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी ने किए थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज के जो गठन किए थे, स्थापना किए थे। अगर जोड़ता किसको? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि वायु कोष, क्या पूछा है? तो वायु कोष, तो अगर वायु कोष का बात करेगा एल्वियोली, तो आपको हम बता देते हैं कि एल्वियोली है जो गैसों का विनिमय करता है। क्या करता है? तो गैसों का विनिमय का काम करता है। पूछेगा कि गैसों का विनिमय कौन करता है? तो गैसों का विनिमय जो करता है, वो गैसों का विनिमय कौन करता है? एल्वियोली। अगर हम पेड़ पौधे में पूछेगा कि गैसों का विनिमय कौन करता है, तो रंध्र करता है, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो पेड़ पौधा में रंध्र करता है, और हम लोग जो मनुष्य में करता है वो एल्वियोली करता है। अगर इसी में बात करेंगे कि अगर मानते हैं एल्वियोली अगर जम जाता है या वो भर जाता है, जिसको बोलते हैं जाम हो गया, तो उसी को बोलते हैं निमोनिया। अगर एल्वियोली जाम हो जाता है, जाम हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं निमोनिया रोग। देखना बच्चा में होता है, घरघराहट आने लगता है बच्चा को, तो निमोनिया रोग होता है। कौन सा? तो निमोनिया रोग होता है, निमोनिया। अगर हम बात करते हैं कि अगर एल्वियोली में छेद हो गया, एल्वियोली में छेद हो गया, तो एल्वियोली में छेद हो जाता है, उसी को बोलते हैं टीबी बीमारी। कौन सा बोलते हैं? तो टीबी बीमारी बोलते हैं। अगर ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, मानते हैं कि इसको काम होता है क्या चीज़? तो ऑक्सीजन जो बाहर से जाता है, ऑक्सीजन कोई ब्लड में मिलाने का काम करता है।
ब्लड में मिलाने का काम करता है। तो ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाने का काम करता है कौन? एल्वियोली। आपको हम बता देते हैं कि ब्लड का जो शुद्धिकरण होता है उस शुद्धिकरण का काम फेफड़ा भी करता है और ब्लड का छानने का काम किडनी भी करता है। तो हेल्प करता है कौन? तो फेफड़ा। और यहाँ से ब्लड जो ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन लिया ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन को ले जाके ब्लड कहाँ देगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया में देगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है क्रेब्स चक्र, और क्रेब्स चक्र के से चलने से बनेगा कौन सी? एटीपी, और एटीपी निर्माण होगा। और आगे देखिएगा, अगले प्रश्न में दिया गया है, इस प्रश्न में देखिएगा, बोला कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? बोला है कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? तो वह है अंटार्कटिका। कौन है? तो अंटार्कटिका एक ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है। आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का भाग है? किसका है? तो ग्लोबल कॉमन्स का भाग है, तो वह कौन सा? तो अंटार्कटिका है जो ग्लोबल कॉमन्स का भाग है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, प्रश्न में पूछा गया है, बोला है कि मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जलडमरू को क्या नाम दिया गया है? मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जलडमरू मध्य को नाम क्या है? तो है जिब्राल्टर जल। कौन सा है? तो जिब्राल्टर जलडमरू है। जिब्राल्टर। क्या बोला है? मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जलडमरू मध्य को क्या नाम दिया गया है? तो जिब्राल्टर जलडमरू दिया गया है, जो मोरक्को और स्पेन को अलग करता है। अगर हम प्रश्न पूछता है कि सुएज नहर किसको अलग करता है? सुएज नहर है, तो सुएज नहर जोड़ने का काम किसको करता है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। भूमध्य सागर प्लस लाल सागर को जोड़ने का काम करता है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ने का काम करता है। उसी तरीक़ा से पूछ लेता है कि मैक्सिको और क्यूबा को कौन जोड़ता है? मैक्सिको और प्लस क्यूबा, मैक्सिको प्लस क्यूबा को कौन जोड़ता है? तो मैक्सिको और क्यूबा को जोड़ता है यूकाटन संधि। कौन सा संधि? तो यूकाटन संधि जोड़ता है किसको? मैक्सिको और क्यूबा को जोड़ता है। अगर यही प्रश्न पूछता है बेरिंग जल संधि, कौन सा संधि? तो बेरिंग जल संधि। अगर हम बात करते हैं बेरिंग जल संधि के बारे में, तो बेरिंग जल संधि देखिएगा कि बेरिंग जल संधि किसको जोड़ता है? तो बेरिंग जल संधि आर्कटिक और प्रशांत महासागर को, आर्कटिक और प्लस प्रशांत महासागर को जोड़ता है। तो आर्कटिक और प्रशांत महासागर को बेरिंग जलडमरू मध्य जोड़ता है। अगर हम बात करते हैं जिब्राल्टर का, तो जिब्राल्टर हो गया जो मोरक्को और स्पेन को जोड़ता है। अगर हम सुएज नहर का बात करते हैं, तो सुएज नहर जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। अगर हम बात करते हैं यूकाटन संधि, तो मैक्सिको और क्यूबा को जोड़ता है, मैक्सिको और क्यूबा को जोड़ता है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। इस प्रश्न में बोला है कि ये बताइए, बोला है 2016 में भारत कहाँ पर दुर्लभ डायनासोर इक्थोसोर का सर्वाधिक पूर्ण जीवाश्म पाया गया था? तो पाया गया था गुजरात में। बोला 2016 में भारत में कहाँ पर दुर्लभ डायनासोर इक्थ्योसोर सर्वाधिक पूर्ण जीवाश्म पाया गया था? तो पाया गया था गुजरात में। कहाँ? तो गुजरात में पाया गया था। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपको हम बताए थे कि 1600 ईस्वी में हुआ था। कौन किए थे? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किए थे। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किए थे। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किए थे। दोस्तों, ये सेशन यहीं समाप्त होता है इस शिफ्ट का। अगर हम बताते हैं कि आपको ये सेशन अगर अच्छा लगा है और मतलब फ़ायदेमंद हो रहा है, सेट पेपर तो सेट प्रैक्टिस करते होंगे, तो इससे आपको तो फ़ायदेमंद हो ही रहा होगा। इस हिसाब से सेट में जो भी नंबर आएगा, तो 5 नंबर या 8 नंबर तो बढ़ने की उम्मीद है। साथ साथ में आपको एक संभावना लगेगा कि पेपर कौन हिसाब से मतलब प्रीवियस पेपर सेट होता है, वही हिसाब से आप तैयारी भी करिएगा। अगर हम आपको बता देते हैं कि अगर ये सेशन का अगर एक बार देख लीजिएगा, जो लेक्चर कंटिन्यू आते रहेगा, तो आपको 90% 80 से 90% अनुभव हो जाएगा कि किस हिसाब से लेवल पेपर का बनेगा जी। इससे अनुभव होता है ना, तो डायरेक्ट आप पेपर नहीं लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट लगाइएगा कि आपको सिलेबस का पकड़ ही नहीं बनेगा कि किससे कितना वेटेज है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। और साथ में अगर वीडियो आपको पसंद हो रहा है या फ़ायदेमंद हो रहा है, तो दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। और मेरा टेलीग्राम से जुड़िएगा, NPS स्टडी जो चैनल है उसी का एक टेलीग्राम बना हुआ है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाला हुआ है, ठीक है, उससे जुड़िए। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना ज़रूर राय दें। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।